हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी की 5 क्लास कर ली हैं। कितनी? यूपी की 5 क्लास कर ली हैं और आज ये आपकी यूपी की 6वीं क्लास है। इससे पहले बहुत से क्वेश्चंस हमने किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूँ, लिखे भी होंगे और आपने उनको प्रॉपर रिवाइज भी किया होगा। अगर मैं बात करूं इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ और साथ में सोल्यूशन आपको कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल है ये आपका, जिस पर आप सर्च करोगे ये @जोगिंद्र सर जीएस फैकल्टी। अगर आप ये सर्च करोगे ना, आप अगर जो देख रहे होंगे इसे सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो शेयर करता हूँ, जिससे कि आप इन पीडीएफ को देख सकें और इनके जो ऑप्शंस हैं और जो नोट्स हैं, मतलब जो सॉल्व्ड पीडीएफ जो है वो आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये जो क्लास है ये यूपी के नाम से चला रहा हूं मैं, पर एसएससी के एग्जाम में भी उतनी ही जो है महत्वपूर्ण है। जैसे जीडी का एग्जाम हो गया आपका, ठीक है, जैसे यूपी का एग्जाम हो गया आपका, इसके लिए। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको जो है एक वीडियो दे प्रोवाइड कराने वाला हूं आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक पीडीएफ जो है वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते। क्लास का आज का जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो इनमें से कौन है जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो याद रखना इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी। इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। बाकी के 3 लोग जो हैं इन्होंने ये पुरस्कार नहीं जीता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें गुलजार साहब की, तो इन्होंने ये कब जीता है? इन्होंने ये 2018 में जीता है। कब जीता है? 2018 में जीता है। और अगर हम बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में, किसके? सिनेमा के क्षेत्र में भारत का उच्चतम पुरस्कार है ये। क्या है? भारत का उच्चतम पुरस्कार है ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? उच्चतम पुरस्कार जो है वो ये है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये आपको याद रखना है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, प्रथम एशियाई खेल वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुए। इनमें से कौन सा वह वर्ष है जब पहले एशियाई खेल जो है वो आयोजित हुए हैं और नई दिल्ली में आयोजित हुए? तो अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये सबसे पहली बार हुआ है आपका 1951 में, ये याद रखना। कब? 1951 में। दूसरी बार कब हुआ है? तो 1982 में। ठीक है, टोटल अब तक भारत में 2 बार एशियन गेम्स जो है वो आयोजित हो चुके हैं। पहला 1951, दूसरा 1982। ठीक है, 2 बार हो चुके हैं, याद रखना। कौन? एशियन गेम्स। कई बार पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार एशियन गेम्स हो चुके हैं, तो 2 टाइम्स। कितनी बार हो चुके हैं? तो 2 टाइम्स जो हैं अब तक हो चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में हो, जैसे 1 सेट 2 3, एक बार हो गया, फिर जैसे नहीं, 1 सेट के बाद में पाला बदल जाता है, इधर का आदमी इधर आ जाता है, इधर का आदमी इधर आ जाता है, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, चौथा, 5वां। अगर 5 सेट है, 5 सेट का गेम हुआ है और 5 सेट के गेम होने पर जो 5वां सेट है वो भी 24-24, क्या 24-24 पॉइंट का होता है। अगर 24-24 पॉइंट पर बराबरी पर है तो सेट तब तक जो है आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि कोई एक 2 अंक से बढ़त ना लेगी। बात समझ में नहीं आई होगी, दोबारा समझाता हूं। इसके लिए सही जवाब है 24-24। देखो, पहला सेट है, ठीक है, एक है व्यक्ति ए, एक है व्यक्ति बी। ठीक है, इसके भी 24 पॉइंट हुए, इसके भी 24 पॉइंट हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जीता दूसरा सेट। ठीक है, ये भी 24, इस बार देखते हैं, इसने 24 जीते, इसने 26 पॉइंट जीते। तीसरे सेट इसने 26 जीते, इसने 24 जीते। चौथे सेट में इसने 24 जीते, इसने 26 जीते। 5वें सेट में इसने 26 जीते, इसने 24 जीते। मान लेते हैं कि इस तरह से पॉइंट है, या ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है, चूंकि मान लेते हैं कि 21 का, ये इसने 22 जीते, इसने 24 पॉइंट जीते। ठीक है, अगली बार में इसने 24 जीते, इसने 22 जीते। अगली बार इसने 22 जीते, इसने 24 जीते, फिर इसने 24 जीते और इसने 22 जीते। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर काउंट करोगे ना तो बराबर है। ये क्या? ये टाई है एक। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये सेट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है,
कि जब तक कि क्या नहीं हो जाता, जब तक कि कोई भी एक 2 अंक से बढ़त ना बढ़ा ले। ठीक है, 24 हो गए। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला, जैसे 24 और 24 पर टाई हो गया, लास्ट वाला 24 और 24 पर टाई हो गया, तो फिर 25 24, फिर 25 25 अभी भी टाई है, फिर 26 25। ठीक है, फिर 26 26 अभी भी टाई है। फिर जब तक ये 28 और 25 ना हो जाए या 26 ना हो जाए तब तक ये गेम चलेगा। तो 2 पॉइंट की बढ़त ना हो जाए तब तक ये गेम चलेगा। ठीक है, ये कहना चाहता था ये। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन है जो इसके लिए उत्तरदायी है? और ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन जो है इसके लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, NCDRC। NCDRC इसके लिए क्या है? इसके लिए जिम्मेदार रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथनी अमलराज इनमें से किस खेल से संबंधित है? एक व्यक्ति है एंथनी अमलराज। एंथनी अमलराज जो है वो इनमें से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मेरे लिए एक काम कर सकते हो तो कर लो, और वो ये कि जो एंथनी अमलराज है ना, इनको गूगल कर लेना। ठीक है, इनको क्या कर लेना, इनको गूगल कर लेना, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर हम एंथनी की बात करें तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन के आपको मैंने पहले कई बार जो है लोग बता, जैसे इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इनके प्लेयर्स के बारे में बताए हैं, तो वो याद रखना। ठीक है, आज मैं आपको गोल्फ के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, गोल्फ के जो प्लेयर है उनका नाम है एक जीव मिल्खा सिंह। कौन हो जाएंगे? जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह कौन है? जो मिल्खा सिंह है ना, उनके बेटे हैं। ठीक है, कौन? जीव मिल्खा सिंह। ठीक, दूसरे कौन है? दूसरे याद रखना, अनिर्वन लाहिड़ी। दूसरे व्यक्ति इंपॉर्टेंट कौन है? अनिर्वन लाहिड़ी। कौन हो जाएंगे? अनिर्वन लाहिड़ी, ये याद रखना। ठीक है, स्क्वैश के कौन हो जाएंगे? तो एक याद रखना, दीपिका पल्लिकल। कौन? दीपिका पल्लिकल, एक नाम ये याद रखना। इसके अलावा एक नाम याद रखना है आपको, सौरभ घोषाल या घोषल। सौरभ घोषल या सौरभ घोषाल, दोनों में से किसी भी तरह से आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किस खेल में स्मैश मारते हैं? एक शॉट है स्मैश। तो स्मैश जो है वो आप इनमें से किससे मारेंगे? स्मैश क्या होता है? बेसिकली वॉलीबॉल में मारा जाता है। जैसे आप बॉल उछालते हो और उछल के जब आप उसे तेजी से मारते हो ना, तो उसे स्मैश बोलते हैं। सेम चीज जो है वो आपका टेबल टेनिस में होती है, वो सॉरी लॉन टेनिस जो है उसमें होता है। सेम चीज आपका बैडमिंटन में होता है। जब जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, जब वो ऊपर होती है, तो जो बैडमिंटन होता है उससे जोर से जब ऊपर से फ्लिक करके मारते हैं ना, तो उसे बोलते हैं स्मैश। क्या बोलते हैं? स्मैश। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि बैडमिंटन। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि और भी नाम, जैसे गोल्फ के बारे में बात करें, तो गोल्फ में एक नाम आता है ड्राइव। एक शब्द आता है ड्राइव, वो याद रखना। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द आता है पुट, और इसी तरह से एक शब्द आता है चिप। ड्राइव, पुट, चिप किससे रिलेटेड शब्द है? गोल्फ से। किससे रिलेटेड शब्द है? गोल्फ से। तो ये याद रखना। ठीक है, बैडमिंटन के बारे में बात करें तो एक याद रखना है आपको, शटल कॉक। क्या? शटल कॉक, जिसे शटल बोलते हैं, वो चिड़िया। ठीक है, वो याद रखना। ठीक, इसके अलावा एक शब्द इसमें यूज होता है क्लियर। स्मैश तो हमने अभी देख लिया कि एक स्मैश होता है क्लियर। क्लियर के अलावा स्मैश। इसके अलावा एक होता है आपका ड्रॉप शॉट। क्या होता है? एक शब्द है ड्रॉप शॉट, ये याद रखना। ठीक है, और एक शब्द है फॉल्ट्स। एक शब्द क्या है? फॉल्ट्स, FAULTS, फॉल्ट्स। ठीक है, शतरंज के बारे में बात करें तो एक होता है चेक, एक होता है चेक मेट। क्या होता है? एक होता है चेक, एक होता है आपका चेकमेट। इसके अलावा याद रखना है स्टेल मेट। क्या होता है? एक होता है आपका स्टेल मेट। ठीक है, एक होता है कास्टलिंग। क्या होता है? कास्टलिंग। क्या होता है? एक होता है आपका कास्टलिंग, याद रखना। एक शब्द और याद रखना, पिन। क्या है? एक शब्द और याद रखना, कौन सा? पिन। तो ये किसके हैं?
ये हो जाएंगे आपके बैडमिंटन, सॉरी शतरंज के, चेस के। ठीक, आपको कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट में आपको प्लेयर के नाम लिखने हैं, तीन नेम लिखने हैं, 3 प्लेयर के नेम आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है देखो छोटी छोटी क्लास है, 20-20 25-25 मिनट की क्लास है, 20-20 क्वेश्चन हम इसमें कर ले रहे हैं। पर डे 20 क्वेश्चन का मतलब है 1 महीने में 600 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन 1 महीने में आप कर रहे हो, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। अगर 1 महीने या 2 महीने भी क्लास आपने अच्छे से ले ली ना, तो आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। जून में पेपर है, मई से आप रिवीजन करना शुरू करोगे, मई जून है ना, तो मई से पहले पहले है ना, अप्रैल मार्च अप्रैल और फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने ही हैं आपके पास, जिसमें आप जीएस को लेके अच्छा कर सकते हो। जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, और यकीन मानो जो 30 क्वेश्चन सही करेगा ना, वो सिलेक्शन ले लेगा। मैथ रीजनिंग सब करते हैं, हिंदी सब करते हैं, सबकी फाइट जीएस पर ही है। तो जीएस जितना बेहतर तरीके से कर पाओगे, जितना अच्छे तरीके से कर पाओगे, उतना बेहतर जो है तुम्हारा एग्जाम होगा। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे करते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और है, हो सकता है तुम्हें ऐसे स्क्रीनशॉट से, मतलब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग इससे इस तरह से पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, लेकिन जो कोई और होगा, वो जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा, ये तय है। ठीक है, और ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पता है क्या, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेना। इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, कैसे आप इतना कर सकते हो कि आप सिलेक्शन, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन लेके आप अपनी जॉब करो, है ना, यही मैटर करता है। जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं हुई, आप कितना भी पढ़ लो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, एट द एंड क्या होगा, कितनी भी मेहनत कर लो, एट द एंड क्या होगा, एट द एंड यही होगा कि अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, है ना। फोन है, रिचार्ज करा लिया, इंस्टाग्राम चलाता रहा होगा, रील सरकाता रहा होगा, हुआ कुछ नहीं इससे। तो एट द एंड मैटर करता है जॉब लेना, एट द एंड मैटर करता है जो है सिलेक्शन लेना। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको पता है। अब ये आप पर है कि आप क्या करते हो। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक बात बता दूं, अगर एक बार टाइम गुजर जाता ना, उसके बाद लगता ही है कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो कर हो जाता, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें तो पड़ी हैं, हमेशा के लिए ही हैं, कभी भी कर सकते हो। अभी क्या करोगे वो वाली बात है। ठीक, हर्षवर्धन ने कितने नाटक लिखे हैं, तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं, तो याद रखना, एक है नागानंद, ठीक है, एक याद रखना आपको प्रियदर्शिका, क्या है, एक याद रखना नागानंद, इसके अलावा एक आपको याद रखना प्रियदर्शिका, और एक आपको याद रखना है रत्नावली। क्या याद रखना, एक याद रखना है रत्नावली, याद रखना। ठीक है, अगर हम हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी या जो राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज, है ना। पूर्व की राजधानी क्या थी, तो वो थी थानेश्वर। पहले थानेश्वर थी, फिर थानेश्वर से इसने क्या कर दी, थानेश्वर से जो है इसने कन्नौज कर दी, ये याद रखना। ठीक है, इसका एक दरबारी कवि भी था, क्या था, इसका एक दरबारी कवि था, अगर आपको पता हो, जिसका नाम क्या था, बाणभट्ट। क्या नाम था, बाणभट्ट। इसकी रचना कौन कौन सी है, तो बाणभट्ट जो है इसकी एक रचना है कादम्बरी, कौन सी है, कादम्बरी, और एक कौन सी है, हर्षचरित। कौन सी है, एक है हर्षचरित और एक है कादम्बरी, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है ना। ये जो योजना है ये इनमें से किस एक के द्वारा शुरू की गई है, ये पूछा। तो अगर हम बात करें किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा। ठीक है, जीडी में बहुत पूछा जाता है ये सवाल। फिर इन द ब्लैंक्स का संबंध बैडमिंटन से है, इनमें से कौन है जिनका संबंध बैडमिंटन से है, तो अगर हम बात करें साइना नेहवाल, इनका संबंध है। इनकी एक बुक है, कमेंट में लिखकर बताओगे साइना नेहवाल की बुक का नाम क्या है। साक्षी मलिक कौन है, ये पहलवान है, फीमेल पहलवान है ना, रेसलर जिन्हें कहते हैं। मिताली राज कौन है, क्रिकेटर है, कौन है, क्रिकेटर। मैरी कॉम कौन है, बॉक्सर है, आजकल काफी न्यूज में रही है मैरी कॉम, याद रखना। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है, पूछ रहा है ये इनमें जैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो सड़कें हैं, जो सरकारी प्रशासन है, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक वस्तुओं में आता है। किस में आता है, सार्वजनिक, किसमें, पब्लिक गुड्स में, आप लोगों के लिए और हमारे लिए यूज होती हैं ये, तो ये किसमें, ये पब्लिक गुड्स में या सार्वजनिक वस्तुओं में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के पास कितने कर्तव्य हैं? देखो, अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये किस में है? ये पार्ट 4A में है। ठीक है, किससे लिया है हमने? USSR से लिए हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में है 11। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितने? प्रेजेंट में 11। ये जो 11वां है ये कब जुड़ा है? ये जुड़ा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए 11वां जोड़ा गया था। तो अभी हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, अच्छा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है या जो फंडामेंटल राइट है, ये किस समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। और कम्युनिटी में मैं पर डे 5 क्वेश्चंस डालता हूं, पर डे, एक टाइम पे, एक सुबह 6:30 बजे, फिर 9:30 10:30 बजे उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करूं। उसका रीजन है कि अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो 5 क्वेश्चंस पर डे आपको वो भी मिलेंगे, तो एक महीने में 150 क्वेश्चन वो भी हो गए, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो उन पर भी टिक लगाया करो, देखा करो, है ना। एक तरह से क्विज के फॉर्म में ही डालता हूं तो आपको पता रहेगा कि अच्छा हाँ ये भी चीज है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कलाविज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। बेसिकली देखो, फालतू की बात है, क्रांति ला दी, ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने की, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमें और तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें और तुम्हें मतलब है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किससे जुड़े हुए हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये जुड़े हुए हैं किससे? संतूर से, सॉरी, किससे जुड़े हुए? संतूर से। पर डे बता रहा हूं मैं, रोज बता रहा हूं। किससे? संतूर से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरोद के, सितार के और संतूर के जो प्लेयर हैं या जो वादक हैं वो मैंने आपको कल भी बताए हैं, परसों भी बताए हैं, उससे पहले भी बताए। अगर आपको नहीं पता तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, @जोगिंद्र सर GS फैकल्टी, जो आपको PDF है लेफ्ट साइड में मिलेगा। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं ली है तो क्लास ले लो और PDF वहां से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो किसी तरह से। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो PDF से पढ़ लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? बांसुरी वादक की, तो बांसुरी वादक जो है कौन कौन है? एक नाम याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम याद रखना? एक नाम याद रखना हरि प्रसाद चौरसिया, एक नाम याद रखना पन्ना लाल घोष। ये 2 नाम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक राजेंद्र प्रसन्ना, क्या? एक राजेंद्र प्रसन्ना। एक नाम याद रखना है आपको सुमंत राज, गलत लग गया, क्या नाम याद रखना? सुमंत राज। एक TR महालिंगम, TR महालिंगम। ठीक है, और एक याद रखना N रमानी, N रमानी। ये नाम बांसुरी वादक के हैं। तुम्हें जो जरूर याद रखने हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और TR महालिंगम, ये 4 नाम। राजेंद्र प्रसन्ना एक बार को ना भी रखो चलेगा, पर पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और TR महालिंगम जरूर याद रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। ठीक है, इनमें से कौन सी रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? रेगिस्तान, हमारे यहाँ जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। ठीक है, और ये क्या है? ये हॉट डेजर्ट है, मतलब गर्म डेजर्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक कोल्ड डेजर्ट भी हमारे यहाँ एक कोल्ड डेजर्ट है, और वो कौन सा है? वो है लद्दाख का। लद्दाख में कैसा है? लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, लद्दाख के नेशनल पार्क बताओगे? लद्दाख में कुछ नेशनल पार्क है, तो लद्दाख के नेशनल पार्क कौन से हैं वो? और लद्दाख में मोनेस्ट्री है, कौन सी? बौद्ध की, बौद्ध मोनेस्ट्री है। तो वो जो बौद्ध मोनेस्ट्री है वो कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। नेशनल पार्क कौन कौन से है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये कहां पर विलुप्त होती है? कहां पर ये समाप्त होती है? तो
तो अगर हम लूनी नदी के बारे में बात करें और इसकी समाप्ति की बात करें तो कच्छ के रण जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक दलदली हिस्से में आके समाप्त हो जाती है। ये समुद्र में नहीं मिलती है, ये याद रखना, ये समुद्र में नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे और क्या जानना है, मुझे आपसे जानना है इसकी सहायक नदियां, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और जो लूनी नदी है इस पर बांध कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो बांध है यहाँ पर जावेरी, जिसे बोलते हैं जावेरी या जावरी, ठीक है। कौन सा? जबाई, सॉरी, कौन सा? जबाई। एक बांध है जबाई बांध, एक तो ये याद रखना, कौन सा? जबाई बांध। और एक कौन सा? एक है सरदार समंद। ये दो बांध हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या है? ये दो बांध हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक आपको याद रखनी है सुक्री, और एक तो जिसपे नाम है जबाई, जबाई नदी है, और जबाई नदी पर जो बांध है उसे जबाई बांध बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज याद रखना, ठीक है। एक नदी है बांदी, कौन सी? एक नदी है बांदी, एक है जोजरी, कौन सी है? एक नदी हो जाएगी आपकी जोजरी। जोजरी के, चलो जोजरी इतनी याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन तो बनता ही है, गोदावरी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो गोदावरी, गूगल करने, ये गूगल करोगे, खुद से देखोगे तो लंबा याद रहेगा। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल बताना है, ठीक है। ओरिजिन बताना है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदियां। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? देखो क्या कह रहा है, इधर देखो जरा, ये बन गया मैप। ये क्या है? पूर्वी तट। ये क्या है? पश्चिमी तट। क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा है जो पूर्वी तट का नाम नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करें डी मतलब मालाबार तट। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? केरल और कर्नाटक वाला। और केरल और कर्नाटक कहाँ है? मैप पर देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या है? केरल, और इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा क्या है? कर्नाटक। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार। और इधर का ये क्या है? इधर का है आपका, ये हो गया आपका उत्कल, है ना। ये नीचे वाला हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु से आंध्रा तक के बीच का हिस्सा जो है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा कोरोमंडल, ठीक है। कई बार मैंने कराया है, उम्मीद करता हूं याद होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में नियोजित आर्थिक विकास इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ? क्या कह रहा है? आर्थिक विकास है नियोजित, मतलब इसे बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम प्लान्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। साफ सीधी सी बात बताओ, हमने अपनी इकोनॉमी को प्लान करके चलना कब से शुरू किया कि 5 साल में हम अपनी इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं? 5 साल हमारी इकोनॉमी का लक्ष्य क्या होगा? 5 साल हम किन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे? कौन सा? ये हो जाएगा आपका 1951। बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? पंचवर्षीय योजनाओं की। और पंचवर्षीय योजना बहुत बढ़िया चीज थी, जिसमें हमें याद रहता था कि 5 साल जो है वो हम किन सेक्टर में ध्यान देंगे, किन सेक्टर को लेकर चलेंगे। पर पता नहीं कि सरकार ने ये खत्म कर दिया, उसके बाद से हमारी योजनाएं कहाँ जा रही हैं हमें कोई पता नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले में मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, पर जहां तक मुझे लगता है उसमें कम से कम हम 5 साल में ये तय करते थे कि अच्छा 5 साल हमने इतनी ग्रोथ रेट थी हमारी, अब 5 साल में इतनी ग्रोथ रेट हो गई है, इन सेक्टर पर हमने काम किया, हमारा एम ये है। ये सब पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल था। पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये कहां से ली है? तो हमने ली है यूएसएसआर से। किससे लिए? यूएसएसआर से हमने ये ली है, ये याद रखना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से? इनमें से कौन सी भाषा है जिसका संबंध किससे है? राजभाषा से। तो जो भाग 10, 15, 16, 17, भाग क्या है? 17। भाग 17 का जो जुड़ाव है, भाग 17 में जो है वो राजभाषा के बारे में बात की गई कि भारत की राजभाषा क्या होगी, है ना, इसके बारे में बात की गई है। अगर हम बात करते हैं 16 की, तो ये इसमें आर्टिकल 330 से 342, ये क्या है? ये आर्टिकल है।
330 से 342 आर्टिकल है, ठीक है। इसमें SC ST व अन्य वंचित समूह के लिए क्या है, वंचित समूह के लिए प्रावधान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 19 तो ये आर्टिकल 361 से लेके 367 तक है। अगर हम बात करते हैं 18 तो ये जो 18 है इसमें क्या है, इसमें आपातकालीन उपबंध है। क्या है, आपातकालीन उपबंध, जो हमारे 352 से 360 तक जाते हैं, 352 से 360 तक जाते हैं। आर्टिकल 352 में कौन सा आपातकाल है, आर्टिकल 356 में कौन सा आपातकाल है और आर्टिकल 360 में कौन सा आपातकाल है, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 में क्या है, ये है नेशनल इमरजेंसी। क्या है, नेशनल इमरजेंसी। अगर 356 की बात करें तो इसमें स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। 360 की बात करें तो इसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्त आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी मतलब राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंसी रूल, या इसका हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। नेशनल इमरजेंसी यानी कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किन किन वर्षों में लगाया गया है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल किन किन वर्षों में लगा है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। इनमें से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है, इनमें से कौन सी टीम है जिसने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये हो जाएगी मुंबई। क्या हो जाएगी, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा मुंबई, 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, आर्थिक उदारीकरण, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, तेज सतत और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से 2017 तक थी, ठीक है। इसमें था तेज सतत और अधिक समावेशी विकास, और यही हमारी लास्ट 5 ईयर प्लान भी था, लास्ट 5 ईयर प्लान भी यही था, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना कब हुई है, मद्रास में हुई है। कब हुई है, 1864 में हुई है। किसके समय में, केशव चंद्र सेन एवं श्री धारलू नायडू, इनके द्वारा जो है ये की गई है, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो वेद समाज है ये इंस्पायर्ड किससे है, मतलब किससे प्रेरणा लिए, प्रेरणा लिए इसने ब्रह्म समाज से। किससे, ब्रह्म समाज से। किससे प्रेरणा ली है इसने, ब्रह्म समाज। अब फिर वही कुछ क्वेश्चंस, ब्रह्म समाज का संस्थापक या फाउंडर कौन था, ये भी सवाल आता है। फाउंडर कौन है, तो ये है राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। बस तुम्हें यह बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें यह बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है, ये कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो ब्रह्म समाज है ये आगे चल के टूटकर 2 ब्रह्म समाजों में बदल गया है। एक का नाम है आदि ब्रह्म समाज, क्या, आदि ब्रह्म समाज, और एक हो जाएगा आपका भारतीय ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसके फाउंडर कौन है, इसके है केशव चंद्र सेन। और जो बच गया था ब्रह्म समाज में से, एक शाखा टूट गई भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। एक जो बच गई, इसका नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसका नेतृत्व किया था, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार के ही हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोंगल त्योहार का संबंध इनमें से किस राज्य से, जो पोंगल है वो इनमें से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, वो पूछ रहा है। तो जो पोंगल है ये मनाया जाता है किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। पोंगल किसके द्वारा मनाया जाता है,
पोंगल मनाया जाता है आपके तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक नृत्य जो बिहार का है जो याद रखना है वो है आपका जाट जाटिन, या हो सकता है जात जातिन। देखो अंग्रेजी की समस्या है, इसे जात जातिन भी बोलते हैं, जाट जाटिन भी बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो आपको याद रखनी है किसके बारे में, बिहार के बारे में, और वो क्या, वो है यहाँ का एक फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो कौन सा है, वो है आपका छठ पूजा। क्या है, छठ पूजा। ये जो छठ पूजा है इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो याद रखना सूर्य की पूजा जो है वो इसमें की जाती है, ये याद रखना। ठीक है। अगर मैं हरियाणा के बारे में बात करूं तो हरियाणा का एक नृत्य है जिसका नाम है घूमर। क्या है, घूमर। और एक नृत्य है झूमर, और ये कहां का, ये है राजस्थान गुजरात। ठीक है। असम का एक त्योहार है जिसका नाम है बिहू। ठीक है। और असम का एक नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। ठीक है। याद रखिएगा, जो सत्रिय नृत्य है इसके बारे में एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है, जो सत्रिय नृत्य है इसके प्रवर्तक है शंकर देव। कौन है, शंकर देव। शंकर देव ने स्टार्ट किया है कौन सा, सत्रिय। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। एक चीज जो आपको कमेंट में लिखनी है, शास्त्रीय नृत्य जो है ये इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में इनकी संख्या क्या है ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। ठीक है। ये आपके आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जो ध्यान रखना है जिन चीजों पर, पहला कम्युनिटी पोस्ट पर ध्यान देना है। जो मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगा इस पर आपको ध्यान देना है। इन ये क्विज फॉर्म में है, तो जितने भी जो कम्युनिटी 5 या 6 कम्युनिटी पर डे में डालता हूं उनके क्वेश्चंस जरूर लगाओ। एक बार चैनल पर आओ, विजिट करो, और वो शाम को कर लो। तो जो कम्युनिटी पोस्ट होंगी उन पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्विज मिल जाएगा, उन क्विज को जरूर लगाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी जोगिंद्र सर GS फैकल्टी, जोगिंद्र सर GS फैकल्टी पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो ये कि आपको इसे शेयर करना है, अगर नहीं किया तो कर दो। अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। और जो चीज आपको जरूर करनी है वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक चीज आपको और करनी है, और वो है आपको बेल आइकन, है ना, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लो, जिससे कि आपको जब भी क्लास प्रीमियम हो तो आपको पता चल जाएगी क्लास प्रीमियम हो गई है। ठीक। इसके अलावा एक चीज और जो आपको करनी है वो क्या है, वो ये अपने दोस्त भाई बंधु, देखो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, जहां भी लगा सकते हो वहां लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाओ। ठीक है। और याद रखना ये पर डे सुबह 11 बजे ये क्लास होने वाली है, पर डे होती है सुबह 11 बजे, तो इसके साथ आपको पर डे जुड़ना है। ठीक है। तो ये है आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।